सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, महाराष्ट्र बोर्ड, यूनिट 1 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड बाय तपन मुखर्जी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.1 फिनिश किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इनकाउंटर मुकाबला, स्पेशल काइंड कुछ अद्भुत, अविस्मरणीय, जिसे हम भुला न सके। क्या है ये चैप्टर? इसका थोड़ा सा जस्ट एक कंक्लूजन जिसे कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। हम मनुष्य, क्या जो जानवर होते हैं, क्या उनके साथ भी हमारी वार्तालाप हो सकती है? और हो सकती है तो किस तरह से? गॉड का ये अद्भुत क्रिएशन, ये अद्भुत रचना का एक छोटा सा उदाहरण हमें इस चैप्टर में एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम समय न गवाते हुए तपन मुखर्जी के द्वारा लिखा गया एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड हम देखते हैं कि इसमें क्या है एग्जैक्टली। An encounter of a special kind. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. Guys, my dear students, यहां पर राइटर कहते हैं, पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि my father was a medical professional. मेडिकल प्रोफेशनल का अर्थ क्या होता है? मेरे पिताजी मेडिकल प्रोफेशनल मतलब मेडिकल प्रोफेशनल, चिकित्सकीय विभाग जो होता है नहीं क्या, वो सेवा में थे। मेडिकल प्रोफेशनल चिकित्सकीय विभाग वाली सेवा में काम करते थे। वर्किंग फॉर अ प्राइवेट मतलब निजी कंपनी इन रानीगंज। स्थान का नाम क्या था? रानीगंज। कहाँ है वो? इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रानीगंज नामक एक स्थान पर मेरे पिताजी एक चिकित्सकीय विभाग में सेवारत थे, कार्यरत थे। ये कहानी राइटर की है। राइटर तपन मुखर्जी बता रहे हैं कि ये उस वक्त की कहानी है जब उनके पिताजी चिकित्सकीय विभाग में कार्यरत थे वेस्ट बंगाल रानीगंज में। तो क्या था? आगे बढ़िए। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज। उस कंपनी के जितने भी कर्मचारी, ऑफिसर रैंक के कर्मचारी जो थे, उन सभी को एक सेपरेट, एक व्यक्तिगत, सबका अपना अपना एक बंगला दिया गया था। सबको अपना अपना एक बंगला दिया गया था रहने के लिए कंपनी के द्वारा। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। और कंपनी का जो बड़ा सा कैंपस था उसी के अंदर बंगलो बनाए गए थे और जितने भी ऑफिसर रैंक के कर्मचारी थे उन सभी को उसमें रहने के लिए जगह दी गई थी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना बच्चे, जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें ये व्यवस्था रहती है कि अगर आप चाहें तो अपने परिवार के साथ में उस बड़े, उनका खुद का जो है किस तरह से रो हाउसेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं। जो भी कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर होती हैं। यहाँ पर भी था। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। बड़ा सा कैंपस था, उसके अंदर जितने भी कर्मचारी थे उनको रहने के लिए स्थान दिया गया था। समझिएगा पूरा लाइन टू लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं और मैं बार बार रिपीट करके समझाऊंगा आपको। बात समझिए। एक बार बोल के निकल गया और आप भूल गए तो शायद आपको उतना डीपली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं आपको बीच बीच में कि आप एग्जैक्टली स्टोरी को समझ सकें। ये स्टोरी है क्या? स्टोरी समझेंगे तभी जब आप पैसे से आंसर ढूंढने जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये चैप्टर पूरी तरह से स्पष्ट होगा तो जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से आंसर लिख पाएंगे। आगे है, आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। जो बड़ा सा कैंपस था, बड़ा सा एरिया था, सबको उसमें जो है कि बंगलो मिले हुए थे। जो तपन मुखर्जी के पिताजी को जो बंगला मिला हुआ था वो कॉर्नर साइड में था। जो कैंपस का जो कॉर्नर एक साइड था उसी कॉर्नर में उनको बंगला मिला हुआ था। आवर हाउस वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द कैंपस। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट यानी बगल में, adjacent to the boundary wall of our garden.
राइटर का जो बंगला था, बंगले का जो गार्डन था, बंगले के सामने गार्डन, जनरली जो इस तरह से कंपनियों के जो भी बंगले वगैरह रो हाउसेस होते हैं उसमें नो डाउट हर एक घर के सामने गार्डन बनाए जाते हैं। तो उसी गार्डन के बगल में ही कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके लिए क्लब हाउस बनाया गया था। द कंपाउंड वॉज, जो क्लब हाउस बनाया गया था, द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन, हमारे गार्डन के बगल में जो दीवार थी उस दीवार से सट के ही क्लब हाउस बनाया गया था। आगे कहना है इसमें, द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास। लग्जरियस मतलब होता है शानदार, भव्य, बेहतरीन, उम्दा, श्रेष्ठ। तो द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास का अर्थ क्या होता है? हरी घास। तो जो कंपाउंड था, जो बड़ा सा कंपाउंड था, वो कंपाउंड मतलब बहुत बेहतरीन, उम्दा और श्रेष्ठ प्रकार की वहां पर घास लगाई हुई थी, दिखने में बहुत बेहतरीन और अच्छा लगता था वो। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स। और उस कंपाउंड के अंदर पहली बात तो हरी हरी घासें थी, कलरफुल फ्लावर्स यानी रंग बिरंगी फूल थे उस कंपाउंड में, एंड अ होस्ट यानी पूरा ग्रुप, समूह ऑफ टॉल एंड मजेस्टिक ट्रीज। टॉल यानी बड़े, एंड मजेस्टिक यानी इसको आप छतनार भी कह सकते हैं, शानदार, बेहतरीन भी कह सकते हैं। ट्रीज यानी वृक्ष, मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष और सुंदर वृक्ष भी लगाए गए थे। द सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स मतलब क्या होता है? मौसमी सब्जियां, साग सब्जियां जो होती हैं। इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड्स, द सीजनल वेजिटेबल्स, जो हमारे घर के बगल में, द सीजनल वेजिटेबल इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड्स, हर एक के घर के बगल में जो किचन में लगने वाली सामग्रियां होती हैं, खास करके सब्जियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो घर है, घर से लगा हुआ क्या है? गार्डन है। उस गार्डन में इस तरह की सब्जियां उगाई गई थी और हर एक घर के लिए था वो, कि स्पेशली सिर्फ तपन मुखर्जी के राइटर के घर की बात नहीं हो रही, वहाँ घर घर के सामने, हर एक घर के सामने इस तरह से गार्डन थे और गार्डन में हरी भरी सब्जियां वहाँ पर जो है लगाई गई थी। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट यानी बेहतरीन ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड, और नो डाउट वहां पर पूरे उस कैंपस में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो है कि वृक्ष थे जो हमेशा से अट्रैक्ट कर रहे थे, खींच रहे थे अपनी ओर। किसको? स्क्वेरल्स यानी गिलहरी, एंड मेनी स्पेसीज मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, स्पेसीज मतलब प्रजातियां ऑफ अ बर्ड्स, विभिन्न प्रकार की जो पक्षी वर्ग की अलग अलग प्रजातियां हैं, सबको क्या करते थे वो मतलब वो सीन देख के ना वो सब अपनी ओर क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। मैं थोड़ा सा स्टॉप लेके हम प्रीवियस में चले जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, तपन मुखर्जी के जो पिताजी थे वो एक चिकित्सकीय विभाग में सेवारत थे, निजी कंपनी थी, और उस कंपनी का मतलब उस कंपनी में जितने भी लोग काम करते थे, कंपनी उनके लिए एक बंगलो अपने बड़े से कैंपस में प्रोवाइड कर रही थी। और कैंपस जो था उनका वो बहुत बेहतरीन था, मतलब उसमें हरी भरे घास थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, सुंदर वृक्ष थे, और कहते नहीं क्या अलग अलग पंछियों की वहाँ पर प्रजातियाँ जो है कि वो दृश्य देखकर उसकी तरफ क्या करती थी? खींची हुई चली आती थी। और वहाँ पर जो गार्डन था, गार्डन के अंदर घर के यानी किचन में जो साग सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा था वो भी वहाँ पर मिल जा रहा था। ये मतलब बहुत बेहतरीन, उम्दा और श्रेष्ठ यानी सीनरी यहाँ पर बताई जा रही है उस कैंपस की। आगे है और भी कुछ है इसके अंतर्गत। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स यानी बंदरों का समूह हैड इवन मेड देयर डेन। डेन मतलब क्या होता है? अड्डा। बंदरों के समूह ने वहां पर एक अड्डा बनाया हुआ था। कहां पर? इन एन अश्वत्था ट्री। अश्वत्था ट्री मतलब क्या हो जाता है? ये पीपल का पेड़ हो जाता है। हाँ, नियर बाय मतलब बगल में ही, यानी बगल में एक पीपल का पेड़ अश्वत्था ट्री थी, और जिस पर क्या होता है? लंगूर मीन्स यहाँ पर हो जाता है बंदरों का समूह ने, डेन मतलब क्या हो जाता है? अड्डा। वहां पर एक क्या किया था? अपना अड्डा बनाया हुआ था। वहीं पर घर के ही बगल में ही वहां पर जो है कि उनके मतलब कैंपस के ही
जो के अंतर्गत जो है वहाँ पर एक लंगूर मतलब बंदर की बहुत सारा झुंड था, समूह था। उन्होंने क्या किया था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर अपना एक अड्डा बनाया हुआ था। ये आपने ये सीनरी देखा होगा अक्सर, जो है कि गांव वगैरह में हम देखें जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रास्ते में भी बहुत सारा चीज़ दिखाई देता है कि पेड़ पर जो है कि अलग अलग पेड़ों पे अलग अलग चीज़ें, कभी पंछियों का समूह वहाँ पर है, अलग अलग पंछियों का अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग समूह दिखाई देता है। इस तरह से बंदरों का भी एक समूह अलग अलग पेड़ों पे दिखाई देता है। अक्सर हम कहीं जब घूमने अगर आप जाएँ, एक खास करके थोड़ा सा जो है कि पर्वतीय स्थान पर, तो ये चीज़ें अक्सर देखने को हमें मिलती हैं। They had all become a part and parcel of our existence. Existence मतलब यहां पर होता है अस्तित्व, मतलब पार्ट एंड पार्सल मतलब कहते हैं हमारे जीवन के ना एक प्रकार से अंग बन चुके थे, हमारे अस्तित्व के ये अंग बन चुके हुए थे। ये जो नज़ारा अभी हमने प्रस्तुत किया, हमने जो अभी आपको बताया ना, ये उनके जीवन का एक तरह से दैनंदिन बोलते नहीं क्या, डेली रूटीन यहाँ पर लिखा है, डेली लाइफ। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ, मतलब उनके जीवन का, उनके दैनंदिन जीवन का ना एक प्रकार से ये एक उनके जीवन में ये घुल मिल सा गया था कि ये जो सीनरी थी, जो ये सब जो वातावरण जो बताया गया अभी यहाँ पर आपको समझाया गया, ये वातावरण पूरी तरह से उनके जीवन में घुल मिल चुका था और इसी के साथ वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे, तपन मुखर्जी और उनका परिवार। चलिए, ये रहा आपका पहला पैराग्राफ। हम इससे पहले मैं आपको और आगे बढ़ाऊं, इस पूरे चैप्टर, बड़ा चैप्टर है ये, इसको मैं एक तरह से 5 अलग अलग पैसेज में डिवाइड करूंगा, 5 पैसेज में डिवाइड करूँ, 5 पैसेज लूंगा मैं इसके लिए। तो एक पैसेज आज कंप्लीट करूंगा, इस तरह से 5 लेक्चर लगेंगे इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। तो आज के पैसेज में जो है कि मैंने अभी एक पैराग्राफ डील किया, अभी कुछ पैराग्राफ और डील करूंगा, तो इस तरह से आपका एक पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 पैसेज में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ, 5 पैसेज के अंतर्गत इस पूरे चैप्टर को मैं क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो पहला पैसेज का जो आज पहला पैराग्राफ था वो मैंने अभी कंप्लीट किया हुआ। चलिए हम दूसरे पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे, एक छोटी सी घटना हुई ऑन अ सैटरडे, शनिवार को, आफ्टरनून, दोपहर में, लेफ्ट अ प्रोफाउंड यानी गहरा, प्रोफाउंड का अर्थ क्या होता है यहां पर, गहरा, इफेक्ट यानी प्रभाव, ऑन मी, एक शनिवार की दोपहर को एक ऐसी छोटी सी घटना हुई जिसने मुझ पर एक गहरा प्रभाव डाला। ये कौन कह रहा है, तपन मुखर्जी कह रहे हैं। कहते हैं कि हम इस तरह से जीवन जीने के आदी बन चुके थे, इस तरह से पंछियों का आना, बंदरों का झुंड, सबका इकट्ठा होना, ये सब चल रहा था, दैनंदिन प्रक्रियाएं थी ये जीवन की। तो परंतु ये शनिवार के दिन एक छोटी सी घटना ने ना मेरे जीवन पर बहुत उसका गहरा प्रभाव डाला। मैं आपको बता दूं, संसार में हर एक के जीवन में कोई ना कोई, ये तो एक भूमिका बनाई है ना यहाँ पर इन्होंने, कि मतलब बता रहे हैं कि वहां जहां वो रह रहे थे वहां का माहौल, वातावरण कैसा था, उस वातावरण के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी कि जिस स्थान पर वो रह रहे थे उसके अगल बगल का माहौल, वातावरण कैसा था। अब यहाँ पर उस वातावरण के अंतर्गत रहते हुए, प्रतिदिन जीवन व्यतीत करते हुए, तपन मुखर्जी कह रहे हैं यहाँ पर कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस एक ऐसी घटना घटी जिसने जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया, गहरा प्रभाव डाला। ये अक्सर हर एक के लाइफ में कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है ना जो हम लाइफ में कभी भूल नहीं पाते हैं। यह हकीकत है, ये सर्वथा विदित है कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते। तो तपन मुखर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑन मी एंड अनफोल्डेड यानी प्रकट हुई, क्या प्रकट हुई, वर्णन करना या प्रकट होना। तो अनफोल्डेड का अर्थ वर्णन करना भी होता है, प्रकट होना भी होता है, लेकिन यहां पर प्रकट होना हम बेहतरीन ढंग से वो लागू होगा, तो प्रकट होना हम लेंगे। हाँ, क्या बोल रहा है, मुझ पर हुआ मतलब एक गहरा प्रभाव हुआ, एंड और अनफोल्डेड प्रकट हुआ, बिफोर माई आईज मेरे आंखों के सामने, क्या, अ होल
एक पूरा न्यू नया डायमेंशन या आयाम कहो या पहलू कहो, मेरे आंखों के सामने एक नया आयाम पहलू प्रकट हुआ। किसका? सुनिएगा, टू द वंडर्स यानी चमत्कारिक, चमत्कार क्या? ऑफ गॉड्स क्रिएशन, परमेश्वर की रचना का मेरी आंखों के सामने, क्रिएशन मतलब रचना, परमेश्वर की रचना का मेरी आंखों के सामने एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस हो गया, एक बोलते नहीं का चमत्कारिक, उनकी एक रचना सम्मुख प्रकट हुई जिसे मैं फिर कभी अपने जीवन में भूल न सका। राइटर तपन मुखर्जी यहां क्लियर कह रहे हैं कि शनिवार की दोपहर में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मुझे वहां पर भगवान की एक ऐसी रचना मेरे आंखों के सामने प्रकट हुई, हाँ, जिसे मैं कभी फिर मतलब अविस्मरणीय, मतलब फिर जिसे मैं कभी भूल न सका। क्या थी वो घटना? सुनिएगा जरा, समझने योग्य है ना। समझ में तो आना, हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ उनकी आंखों के सामने, और साक्षात वो प्रकट हुआ और उनको समझ में आया ऐसा क्या कि जिसे वो जीवन भर न भूल सके। लेट्स गो फॉर इट। इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन। अक्सर जो है कि जैसे होता है ना कि पूजा का वेकेशन, गणेश उत्सव होता है या नवरात्रि आती है, इस प्रकार के पूजा के वेकेशन होते हैं। तो इस तरह से पूजा वेकेशन चल रहा था। विद्यार्थियों के लिए अक्सर ये छुट्टियों का मौसम होता है, जब कोई वेकेशन इस तरह से पूजा का आता है, दिवाली का, होली का, मतलब अलग अलग इस तरह से त्यौहार होते हैं, रमजान भी आते हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, बैसाखी आती है, तो वेकेशन मिलता है, काफ़ी दिनों का इस तरह से वेकेशन मिलता है। तो उस वेकेशन में इस तरह से यहाँ पर भी तपन मुखर्जी के लिए भी पूजा का एक वेकेशन मिला। गणेश उत्सव हो गया या फिर जो है कि नवरात्रि हो गया, बड़े इसमें क्या होता है, काफ़ी समय के लिए वेकेशन मिल जाता है। तो इस तरह से पूजा का वेकेशन था। क्लियर कह रहा है ना, इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड। पूजा वेकेशन में अक्सर जो अलग अलग सभी बच्चे करते हैं, क्या करते हैं वो, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, जो छुट्टियां होती हैं उनमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। किस बात का? फॉर मी, और बच्चों की तरह मुझे भी मौका मिला था। देखिए पूजा वेकेशन आया, जैसे सभी बच्चों को मौका मिलता है उस पूजा वेकेशन में, वैसे तपन मुखर्जी कहते हैं कि मुझे भी मौका मिला था। क्या? टू बिकम इनग्रोस्ड, मतलब डूब जाना। कहां पर? नदी में जाके, चुल भर पानी में? नहीं, ऐसा कतई मैंने नहीं बोला। डूब जाना मतलब खो जाना। कहां पर खो जाना? मतलब गुम गए? नहीं। किसमें डूब जाना? इन वेरियस मैगजीन्स, पढ़ाई वाली जो मैगजीन्स होती है उसमें, एंड स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबों में, पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, जो खासकर बच्चों के लिए ही उनका प्रकाशन किया जाता है, इन द फेस्टिव सीजन, त्योहारों के मौसम में। त्योहारों के मौसम में बच्चों के लिए स्पेशली मैगजीन्स या कहानियों की किताबें प्रकाशित की जाती हैं, कि क्योंकि छुट्टियों का समय होता है, वो इस प्रकार की किताबें खरीदते हैं और उसको पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो यहाँ तपन मुखर्जी कहते हैं कि पूजा वेकेशन के दौरान, त्योहारों की इस तरह की छुट्टियों के दौरान जैसे और सभी बच्चों को मौका मिलता है, वैसे मुझे भी मौका मिला था कि मैं मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स जो होते हैं उनको खरीद कर उनमें पूरी तरह से क्या करूं, मैं डूब जाऊं, पढ़ूं और समझूं। बात समझिएगा, स्टोरी आगे बढ़ रही है बेहतरीन ढंग से। ऐसा क्या हुआ था शनिवार की रात, सॉरी रात कहाँ, दोपहर, बराबर, दिन में दोपहर होता, रात तो अंधेरा हो गया, दिन में हुआ था। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ में, चलिए जरा सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हाँ, पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। आगे है तीसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ यहां पर फिनिश्ड हुआ। इसमें एकदम सिंपल में एक बात बताई गई थी दूसरे पैराग्राफ में कि एक मतलब शनिवार की दोपहर में कुछ तो ऐसा हुआ जहां से मुखर्जी साहब को जो है कि एक ऐसी गॉड की एक ऐसी रचना, भगवान की एक इस रचना समझ में आई जो उनके जीवन के लिए अविस्मरणीय थी, वो कभी उसको भूल न सके। क्या हुआ था कि कहते हैं कि जैसे पूजा वेकेशन का समय था,
अब घटना क्या हुई थी उसके ऊपर आ रहे हैं। हाँ, कि मतलब त्योहारों का समय था, जैसे सभी बच्चे किताबें खरीद कर पढ़ते हैं वैसे मौका मुझे भी मिला हुआ था। आफ्टर अ हार्टी लंच मतलब पेट भर के मजबूत खाना गले तक, अगर थोड़ा सा धक्का लगे कि सब बाहर निकल आए, मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है भाई, ऐसे ऐसे संसार में वीरों से धरती खाली नहीं है, मजबूत एकदम बाहर तक निकल आएगा। हाँ, इतना मजबूत खा लेंगे, मैंने कहा ना। और खाने के बाद आराम से फिर सो जाएंगे, चदरा ओढ़ के। चलो भैया ठीक है, क्या पढ़ाई, कहाँ पढ़ाई फिर। बिल्कुल यही राइटर यहां भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राइटर कह रहे हैं। कहते हैं आफ्टर अ हार्टी लंच, कि एकदम मजबूत पेट भर के खा लिया गया। किसके द्वारा? माय पेरेंट्स, मेरे जो है कि पेरेंट्स थे, जो मेरे पालक थे उनके द्वारा। एंड माय यंगर सिस्टर, और मेरी जो छोटी बहन थी, उन लोगों ने पेट भर के मजबूत में खाना खा लिया। एंड ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप मतलब थोड़ा झपकी ले लेना। दोपहर की मतलब उन्होंने दोपहर में मजबूत खाना खाया, और खाने के बाद दोपहर में आराम से झपकी लेना शुरू किए, और मजबूत में खर्राटे भर भर के सो रहे हैं। खर्राटे नहीं आ रहा है मेरे को, कैसे इसको खींचते हैं, कैसा आते हैं। और मजबूत, हाँ, खतरनाक जोर का, इतना जोर का आवाज आएगा ना, क्योंकि इस रूम में खर्राटे भरे जा रहे हैं तो अगल बगल के 4 रूम तक डिस्टर्ब होएगा। तो ऐसे खर्राटे ले लेके वो लोग सो रहे थे। पूरी घटना देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर राइटर समझा रहे हैं क्या क्या हुआ था। दोपहर का समय था, जो है कि घर वालों ने खाना खा लिए थे, और आराम से दोपहर में अक्सर जो है लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने जाते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मजबूत में झपकी भी ले लेते हैं। चलिए, तो उन्होंने सब लोग जो है, पेरेंट्स और बहन छोटी थी, वो सब आराम से सो गए, झपकी ले रहे हैं। एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, राइटर कहते हैं, लेकिन मैं अपनी किताबों के साथ बैठ गया वहां पर। आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक। इस तरह से यहां तक तो सीन स्पष्ट हो चुका है। आगे है द क्वाइट, यानी शांत, आफ्टरनून दोपहर, शांत दोपहर, प्रेजेंटेड द परफेक्ट, प्रस्तुत कर रहा था, परफेक्ट, बेहतरीन, बैकड्रॉप यानी उपयुक्त, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, एंड एडवेंचर स्टोरी, साहसिक कहानियां। राइटर का कहना है कि ये जो शांत दोपहर था, देखिए जब दोपहर शांत हो जाए और उसमें कोई साहसिक कहानियां पढ़ी जाए, जब कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो अगल बगल में, वो समय एक बेहतरीन समय होता है। दोपहर में शांत हो, रात में शांत हो, या सुबह शांत हो, शांति जरूरी है। अगर शांति नहीं है तो कुछ नहीं हो, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं सही में कहता हूं, सभी के सभी लोग शांति की तलाश कीजिए, ढूंढिए उसे, और शांति में ही जीवन है। शांति के साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। यानी अगर हम माहौल शांत न रहा, पता चला काँव झगड़ा, ये वो चिल्लाहट सब हो रही है, उसमें आप साहसिक कहानियां पढ़ेंगे तो कहाँ मतलब इतना बेहतरीन ढंग से आपका मन उसमें लगने वाला है। मन शांत होगा, कब शांत होगा? जब अगल बगल का माहौल शांत होगा। अन्यथा हम लोग योगी थोड़ी हैं जो है कि आराम से हम किसी भी परिस्थिति में हम शांत बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग गई है, सब कुछ तबाह हो रहा है, फिर भी हम शांत बैठे हैं। इतने महान तो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। तो जो सिद्ध हो गए होंगे भाई बात अलग है, हम तो नहीं हुए इतने महान सिद्ध। तो थोड़ी सी शांति चाहिए पढ़ने के लिए, माहौल थोड़ा शांत होना चाहिए। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमें भोर में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। क्यों इतना सुबह सुबह नींद क्यों खराब करने का? वो इसीलिए क्योंकि भोर का मौसम, सुबह का मौसम ऐसा होता है जब नींद भी बहुत ज़बरदस्त आती है, और भोर का ही वो समय ऐसा रहता है ना जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, समय भी बहुत शांत रहता है। उस वक्त जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो हमारे मस्तिष्क में सदा के लिए बैठ जाता है। शांत भरे माहौल में जो भी हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए बेहतरीन, उम्दा और श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए जो भी कार्य करें वो शांत होके या शांत स्थल पे करें तो बेहतरीन होता है। तो राइटर भी यहाँ कहते हैं कि दोपहर का समय सब शांत था, और ऐसे समय में साहसिक कहानियां पढ़ना बेहतरीन समय था, उपयुक्त समय था वो। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन, अक्सर साइलेंस वॉज ब्रोकन, अक्सर वो शांति बीच बीच में क्या हो जाती थी? भंग हो जाती थी। अक्सर ऐसा होता है, मैंने भी देखा हुआ है। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जब जब मैं वीडियो बनाने आऊंगा,
अगल बगल वालों के काम तभी शुरू होंगे। 100% फिक्स है उनका। जब जब मैं वीडियो बना, जैसे कि मतलब बोलते नहीं कि एक टैली खा रहा है, मैं वीडियो बनाना आया, उनका भी काम शुरू। कभी मिक्सर चल रहा है, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या हो रहा है, हमेशा अब बोलना पड़ता है, भाई साहब जरा प्लीज थोड़ा आधे घंटे का समय दीजिए, बस 15 मिनट का समय दीजिए, बस मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से रिक्वेस्ट करना पड़ जाता है कि भैया जरा थोड़ा शांत रहिए, जरा मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। क्योंकि जब शांत होगा, नहीं तो पता चला मैं इधर लेक्चर समझा रहा हूं, कौन सा, एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, उनका इनकाउंटर कुछ और ही हो रहा है, वो किसी और का इनकाउंटर कर रहे हैं। तो उसमें कैसा हो जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाती है। तो ना उनका इनकाउंटर सही हो पाएगा, ना मेरा इनकाउंटर सही हो पाएगा, दोनों का गड़बड़ हो जाएगा। तो पता चला मेरी बातें वो सुन रहे हैं, तो वो भी कोई काम कुछ और कर रहे हैं, पता चला खाना बना रहे हैं, उसमें डालना कुछ और है, डाल कुछ और दिए, हो गया सत्यानाश। तो वो भी डिस्टर्ब, और उनकी वजह से, उनके भड़ाम भड़ूम की वजह से मैं भी डिस्टर्ब, सब सत्यानाश। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यही है, जब माहौल शांत होगा तो बढ़िया होगा। राइटर यहां कहते हैं शांत तो था, लेकिन बीच बीच में ये शांति भंग हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, क्या क्या होता था, वो भी बता रहे हैं, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि उनके साथ ऐसी कौन सी घटना हो गई जो अविस्मरणीय थी। क्या थी?